Hello students, welcome in the physics class. So today we will study the collision in two dimensions. Collision in one dimension we have studied elastic collision in one dimension and elastic collision in inelastic collision in one dimension. So we have found the velocity of the objects, two colliding objects after the collision. In both the cases, that is in one dimensional elastic collision, perfectly elastic collision, and in one dimensional perfectly inelastic collision. So today we will take the collision in two dimension. पहले हम लोग समझते हैं कि आपके पास ये टू डायमेंशनल कोलिजन हुआ कैसे। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है बेटा, दिस वन इज एक्स वाई प्लेन, ये मैंने मान ली कि दैट दिस वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास ऑरिजिन है। कोई दो बॉडीज हमारे पास किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। दीज मे मूव इन द एक्स वाई प्लेन, दीज मे मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। मान लो हमारे पास जो दो बॉडीज हैं, दीज आर मूविंग इनिशियली अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसे आपके पास मूव कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे मान लो ये आपके पास u1 के साथ है और एक इसके वेलोसिटी के साथ है, u2 के साथ है, इनिशियल वेलोसिटी है, these collide. After collision, if these two bodies these do not move along the same axis, इसी एक्सिस के along मूव नहीं करते हैं, these move in a plane. जैसे मान लो आपके पास ये बॉडी A है, ये बॉडी कौन सी है B। मान लो A आपके पास चली गई इस डायरेक्शन में, A that moves in this direction with some velocity v1, और B जो है आपके पास इस डायरेक्शन में आ गई इसके साथ विद अ वेलोसिटी v2. So it means after collision these two bodies these move in the xy plane. So this collision is which one? That is a collision in the two dimension. ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि मान लो ये दो बॉडीज आपके पास एक एक्सिस के अलॉन्ग ना मूव करके आपके पास मान लो ये बॉडी B यहाँ पर है और बॉडी A जो है आपके पास इस डायरेक्शन से आए ऐसे, और इसने क्या कर दिया, इसको हिट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास मान लो ये दो बॉडीज इस तरीके से ना रख के, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से बिखर जाए आपके पास, और ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि बॉडी A जो है आपके पास ऐसे चली जाए इस तरीके से, और बॉडी B जो है आपके पास वो थोड़ी सी इस साइड को आ जाए आपके पास इस तरीके से, दिस वन। सो ये आपके पास दिस वन इज अ v1 एंड दिस वन इज अ v2। ये किस में मूव कर रही थी, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही थी, और बाद में किस में मूव कर गई, एक्स वाई प्लेन में मूव कर गई। तो इस तरह का जो कोलिजन आपके पास आएगा जब आपके पास वेलोसिटीज, चाहे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी या बिफोर द कोलिजन या फिर आफ्टर द कोलिजन जो है आपके पास मोशन दैट इज इन अ प्लेन, then this type of collision is which one? That is a two dimensional collision. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू डायमेंशनल कोलिजन। तो हम लोग इसी को स्टडी करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज अ इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर द इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। तो कंसेप्ट हमारे पास समझ में आ गया कि हमने करना क्या है। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज इन द प्लेन। प्लेन में हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो उसमें हम लोग कुछ कंडीशंस निकालेंगे, वो देखते हैं हम लोग। मेनली हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वेलोसिटीज की। सो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, पहला आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन आपके पास कब होगा, व्हेन द टू बॉडीज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। मैं ये मान के चलता हूँ कैसे मूव कर रही हैं, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद सम इनिशियल वेलोसिटीज कोलाइड विद ईच अदर विदाउट एनी लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, कोई भी लॉस नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी का, एंड मूव इन अ प्लेन आफ्टर द कोलिजन, देन द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखो पहले मूव कर रही थी किसमें, स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद क्या हुआ आपके पास, वो कोलाइड हुई विदाउट एनी लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कोलिजन की कौन सी कंडीशन आ गई आपके पास है, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन आ गई।
और उसके बाद किस में मूव कर गई, मूव इन अ प्लेन, किस में मूव कर गई, प्लेन में मूव कर गई। तो इसका मतलब किसकी कंडीशन आ गई, 2 डायमेंशंस की, ठीक है, मूव इन अ प्लेन। देन दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज अ इलास्टिक कोलिजन इन अ 2 डायमेंशंस। तो मान लो हमारे पास क्या है, कोई 2 बॉडीज हम लोगों ने मान ली, लेट 2 बॉडीज A and B of masses M1 and M2 initially moving along x-axis with velocities u1 and u2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मान लो हमारे पास ये, मैंने यहां पर कंडीशन मान ली, मैं यहां पर डायग्राम बनाऊंगा बेटा। ये एक्स एक्सिस मान ली, ये y एंड दिस वन इज y एक्स। ए मैंने ये मान ली और बी मैंने ये मान ली। यहाँ दोनों जो है वो एक्स एक्सिस के अलाउंग, इसकी वेलोसिटी मान ली u1, इसका मास m1, ये हमारे पास इसका मास m2 और ये मूव कर रही है कौन सी वेलोसिटी के साथ, u2 के साथ, ऐसे मूव कर, ठीक है। These collide without any loss in the kinetic energy। ये क्या करते हैं, these collide, मान लो आपके पास u1 is greater than u2, इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है तो ये क्या होंगी, कोलाइड करेंगी। So these collide without any loss in the kinetic energy and moving xy plane with velocity कौन कौन सी हम लोग मान चलते हैं, v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। v1 हमारे पास ये बॉडी है, इस साइड को मूव कर गई, A जिसका मास है m1, ये v1 के साथ मूव कर गई और इसने एंगल बना दिया यहाँ पर थीटा। एंड दिस वन इज वेलोसिटी, ये हमारे पास बॉडी कर गई b विद वेलोसिटी v2, that this angle is phi. So theta is the angle made by the velocity v1 of body A with the x-axis. This angle is angle theta and this angle is a phi, which is made by the direction of velocity v2 with the x-axis, ठीक है। ये आपके पास this is known as a angle of scattering and this is known as a angle of a recoil, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास हम लोग कंडीशंस लगाएंगे कोलिजन की, हमने निकालनी है v1 और v2, मेन काम है हमारे पास इनको निकालने का। तो हमें पता है कि दैट इन द इलास्टिक कोलिजन, हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रहेगी कंजर्व, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। जस्ट हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा आपके पास, तो मेरे पास आ गया m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। A momentum that is also constant. Linear momentum is also constant. So linear momentum is also constant. लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और लीनियर मोमेंटम दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो इस वेलोसिटी को हम लोगों को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, मोमेंटम निकालना पड़ेगा हम लोगों को अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो पहले मैं v1 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ, तो इस साइड को आपके पास आएगा दिस वन इज अ v1 cos ऑफ थीटा और इस साइड को आ गया आपके पास v1 sin ऑफ थीटा। v2 की बात करूं तो इस साइड को आपके पास आ गया कौन सा v2 cos ऑफ फाई और इस साइड को आ गया v2 sin ऑफ फाई। So along x-axis, x direction, फाइनल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल देखेंगे x डायरेक्शन में वेलोसिटी ये आ रही है फाइनल v1 cos थीटा और दूसरे की आ रही है v2 cos फाई। तो m1 v1 cos ऑफ थीटा वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया v1 का v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos ऑफ फाई आपके पास ये एंगल आ गया दैट इज इक्वल टू इनिशियल तो वही है m1 u1 प्लस m2 u2। गिव इक्वेशन नंबर 2। अलोंग y डायरेक्शन में देखते हैं, अलोंग y डायरेक्शन y डायरेक्शन में देखें तो बेटा आपके पास फाइनल मोमेंटम देखें तो आपके पास आ रहा है पहले m1 v1 sin थीटा, यहां पर देखें दूसरी वेलोसिटी आ रही है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ को, इसलिए इसको लेना है नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा माइनस m2 v2 sin ऑफ फाई इज इक्वल टू इनिशियल कंपोनेंट आपके पास वेलोसिटी का कोई भी नहीं है किसके अलोंग y एक्सिस के अलोंग, सो दैट इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया आपके पास कौन सी इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम दीज इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पर वेरिएबल देखें तो वेरिएबल आ गए हमारे पास 4। एक तो हमारे पास आ गया v1 v2 u1 u2, ठीक है, ये हमारे पास सॉरी u1 u2 तो हम लोग जानते हैं, v1 v2 और थीटा एंड फाई 4 आ गए। अब इक्वेशन है 3, तो 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल v1 v2 थीटा और फाई में से किसी एक की वैल्यू अगर हम लोगों को पता है देन वी कैन कैलकुलेट अदर 3 क्वांटिटीज। हम लोग 3 क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान चलेंगे स्पेशल केस। मान लो हमारे पास इस केस में जो आपके पास बॉडी है कौन सी, जो एक कंडीशन निकाल करके चलेंगे यहाँ पर हम लोग, मासेस ऑफ द बॉडी दैट आर सेम, वो क्या है आपके पास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2। स्पेशल केस लेकर के चलते हैं हम लोग, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। मान लो हमारे पास क्या हो गया, लेट दिस वन let m1 is equal to m2
मासेस दोनों के बराबर आ गए, दैट इज इक्वल टू m। ठीक है, एंड टारगेट इज इनिशियली एट रेस्ट। टारगेट इज इनिशियली एट रेस्ट। इट मीन्स u2 इज इक्वल टू 0 और u1 को मैंने मान दिया u के बराबर। इसको किसके बराबर मान दिया? u के बराबर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से देखें, m से तो बेटा m कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर। ये तो चला गया 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। यहां से देखें तो आपके पास v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, v1 cos थीटा प्लस v2 cos ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? u के बराबर। ये तो आपके पास मास तो कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू u, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। एंड फ्रॉम हियर मास से तो मास कैंसिल आउट, सो v1 sin थीटा माइनस v2 sin फाई इज इक्वल टू 0, और हम लोग बोल सकते हैं दैट v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 sin फाई। गिव इट इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास कंडीशंस थे। अब अगर मैं क्या करूं, यहां से एक कंडीशन निकालेंगे हम लोग इस कोलिजन में। ये एंगल्स के बीच में कंडीशंस हम लोगों ने निकाली, तो फाई की वैल्यू 4 में रख दें हम लोग। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 प्लस v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई का होल स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इनको मैं इस साइड ले आऊं, इसको लाता हूं, तो मेरे पास आ गया यहां से v1 स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर, मैंने यहां से ये आएगा वापस तो माइनस का होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2v1 v2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, सो v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू v1 v2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई। अब अगर बात करें हम लोग यहां से कौन सा, फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, v2 sin फाई दैट इज इक्वल टू v1 sin थीटा, इसके बराबर है हमारे पास। सो यूजिंग 6 इसकी जगह मैं क्या रख दूं, v2 sin फाई की जगह क्या रख दूं, v1 sin थीटा रख दूं, तो मेरे पास आ रहा है v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2v1 v2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई। ये हमारे पास आ गया। सो यहां से देखें तो ये आ गया 2v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2v1 v2 cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई। तो यहां से मैं cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल देता हूं। ठीक है, सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, 2v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2v1 v2 cos ऑफ फाई। इस v1 से ये पावर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो cos ऑफ थीटा की बात करें अगर हम लोग, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा आपके पास,
v1 sin square theta, v1 upon v2 sin square theta, this one upon cos phi. ये वैल्यू हमारे पास cos ऑफ थीटा के आगे. लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 7. इतना काम हम लोगों ने कर लिया. अब मुझे इस पूरे की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक और कंसेप्ट लगा के चलता हूँ. अब और कंसेप्ट की बात करें तो हमारे पास cos ऑफ a प्लस b की बात करते हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम लोग. cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस फाई, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग. cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला हम लोगों ने लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, जब हम लोगों ने किया था. वी नो दैट cos ऑफ थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई. cos ऑफ थीटा cos ऑफ फाई. ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू मैं ये रख दूं, मेरे पास आ जाइए किसके बराबर. cos ऑफ थीटा v1 ओवर v2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos ऑफ फाई इंटू cos ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा. और यहां से इक्वेशन नंबर 6 से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं, साइन ऑफ फाई की, तो किसके बराबर आ जाएगा v1 ओवर v2 इंटू साइन ऑफ थीटा. तो आ गया v1 ओवर v2 साइन ऑफ थीटा. तो मेरे पास बच गया cos ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू v1 ओवर v2. ये cos फाई से cos फाई कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस v1 ओवर v2, दिस इज आल्सो साइन स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया पूरा 0 के बराबर. सो cos ऑफ थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट मीन्स दैट when the two bodies are of equal masses and target body is initially at rest, the collision is perfectly elastic. Then after collision the two bodies will move perpendicular to each other in a plane. मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के कैसे मूव करेंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक दूसरे के परपेंडिकुलरली कैसे मूव करेंगे, आपके पास मूव करेंगे परपेंडिकुलरली 90 डिग्री टू ईच अदर. तो ये कंडीशन आप लोगों ने ध्यान में रखनी है. कई बार डायरेक्टली हम लोग इनको जो है वो किस में लगाएंगे, क्वेश्चंस में लगाएंगे, इनको यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, परपेंडिकुलरली आपके पास क्या करेंगे, ये मूव करेंगे. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस. अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस. तो इन इलास्टिक कोलिजन में देखते हैं हम लोग इन इलास्टिक इन इलास्टिक में सिर्फ हम लोग कंडीशन को चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ हमारे पास वही का वही है बेटा. सेकेंड वन क्या गया आपके पास, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस. इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस. पहली बात हमारे पास इन इलास्टिक के लिए भी हम लोग वही बोलेंगे, when the two bodies are moving along a straight line path or along the x direction, collide with some loss in the kinetic energy, and after collision move in the plane, then the collision is inelastic collision in a plane.
देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी हो गया, और किस में मूव कर गई, प्लेन में मूव कर गई आफ्टर द कोलिजन। तो इसका मतलब जो कोलिजन आ गया दैट इज अ इनइलास्टिक कोलिजन इन अ 2 डायमेंशंस। तो मान लो हमारे पास यही कंडीशन मानेंगे हम लोग, 2 बॉडीज हमारे पास ऑफ मासेस, 2 बॉडीज ए एंड बी इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, with velocities u1 and u2 collide with some loss in the kinetic energy, and after collision the body A that move with the velocity v1 and body B that move with the velocity v2 in the xy plane. Body A that makes angle theta with the x-axis and body B that makes angle phi with the y-axis. अब इस केस में आपके पास इन केस ऑफ द इनइलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इसमें काइनेटिक एनर्जी आपके पास कंजर्व नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी कंडीशन लगाएंगे हम लोग, लीनियर मोमेंटम की कंडीशन लगाएंगे बेटा, ठीक है। सो इन द इनइलास्टिक कोलिजन, द इनइलास्टिक कोलिजन, लीनियर मोमेंटम is conserved। सिर्फ क्या होगा आपके पास, जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड, बाकी चीजें आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहेगी। तो इसका मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम is equal to final linear moment। मतलब लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे दैट इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अलग अलग लगाएंगे, कंपोनेंट में तो हमने तोड़ ही रखा है इसको। तो बात करते हैं हम लोग यहां पर क्या, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल था हमारे पास कौन सा, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos ऑफ फाई। ये आपके पास along the y डायरेक्शन अलग अलग लगाना है आप लोगों ने, क्योंकि इस साइड को अब आपके पास y कंपोनेंट कोई नहीं है वेलोसिटी का, तो इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू 0। सिर्फ आपके पास क्या आएगा, फाइनल आएगा। तो फाइनल क्या आ गया आपके पास, m1 v1 साइन ऑफ थीटा माइनस, क्योंकि ये इस साइड को है, m2 v2 साइन ऑफ फाई। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, दैट इज v1 एंड v2 इफ द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई दैट इज नोन। थीटा और फाई की वैल्यू अगर पता है तो हम लोग v1 और v2 की वैल्यू जो है वो इन दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन हमने कंसेप्ट ये नहीं करना है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट लेकर के चलते हैं हम लोग, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखते हैं उसमें क्या है। अगर मान लो यहां पर हमारे पास क्या है, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मान लो ये हमारे पास कंडीशंस है इस तरीके से कि एक्स एक्सिस वाई, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो बॉडी बी है दैट इज इनिशियली
एट रेस्ट। मान कहते हैं मूव कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये मान इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2 और u1 जो है वो ऐसे आपके पास ऐसे आ ए, ये बी है, ये एंगल बना रही है थीटा u, इस तरीके से इसका मास है m, strikes at angle theta and after the collision both the bodies these move with common velocity v, ऐसे मूव कर रही making angle phi with the x direction. So the collision is perfectly inelastic. ये A है, ये B है, इसका मास m1 है, इसका मास m2। अब क्योंकि ये u1 है तो हमने जब बात करनी है तो ये पूरा एंगल ये भी बेटा किसके बराबर, थीटा के बराबर हो गया। इनिशियल कंपोनेंट u1 का देखें, u2 के तो कोई कंपोनेंट नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग है ये। u1 के देखें तो इस साइड को आ जाएगा आपके पास कौन सा, दैट इज u1 cos ऑफ थीटा और इस साइड को आपके पास u1 sin ऑफ थीटा। देखो v की बात करें तो इस साइड को आपके पास आ गया कौन सा, v cos ऑफ फाइव और इस साइड को v sin ऑफ फाइव। ये आपके पास क्या आ गए कंपोनेंट्स आ गए। अब द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर आएगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा, या हम लोग बोलते हैं दैट इज आवर फाइनल मोमेंटम, दैट p final that is equal to p initial. So along the x direction x एक्सिस के अलॉन्ग बात करेंगे हम लोग। देखो m1 u1 की बात करें तो u1 हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, u1 cos थीटा प्लस m2 u2 ही है आपके पास इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास। अच्छा पहले मैंने इनिशियल लिख दिया ये, चलो फाइनल लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं थी। फाइनल लिख लेते हैं, इनिशियल लिख दिया मैंने, फाइनल लिख लेते हैं, या ये यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनल लिख लेते हैं पहले। फाइनल देखें तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू v का कंपोनेंट कौन सा है, v cos ऑफ फाइव इज इक्वल टू, अब लिख लेते हैं इनिशियल m1 u1 cos ऑफ थीटा प्लस m2 u, ये तो हो गया x एक्सिस का। अलोंग द y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के अलोंग ध्यान से देखें, फाइनल मोमेंटम आ रहा है, इस साइड को आपके पास वेलोसिटी आ रही है ये, तो इसका मतलब दोनों का मास आपके पास क्या गया, पहले m1 प्लस m2 और ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ को है तो लेने हैं नेगेटिव हम लोगों ने, तो माइनस आएगा माइनस v sin ऑफ फाइव इज इक्वल टू, क्योंकि u2 का कोई कंपोनेंट नहीं है ये तो रहेगा जीरो। m1 की बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग u1 sin थीटा, लेकिन नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है तो m1 u1 sin थीटा, लेकिन नेगेटिव एक्सिस की तरफ को है तो u1 sin ऑफ थीटा नेगेटिव के साथ प्लस जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास u2 y एक्सिस के अलोंग है जीरो। सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, सो m1 प्लस m2 v sin ऑफ फाइव इज इक्वल टू m1 u1 sin ऑफ थीटा। From these two equations we can calculate which one that is a velocity v, और ये एंगल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं if the other factors these are given। तो ये थे कोलिजन हमारे पास। कुल मिलाकर के जब हमारे पास प्रॉब्लम आएंगी
न्यूमेरिकल्स जब आप लोगों ने सॉल्व करने हैं बेटा, तो उसमें कुछ फैक्टर्स आपके पास दिए गए होंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कंडीशंस क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोलिजन है वो कैसा दिया गया है। इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों कंडीशन लगा दो आप लोग, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर दो। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम को क्या रखो, कांस्टेंट रखो। और कंपोनेंट में आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम को हमेशा किस में निकालना है, आप लोगों ने कंपोनेंट में निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग इसकी। ठीक है, सो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं 2, उनको देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम लोगों ने ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोगों ने एग्जांपल्स की। बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जांपल से। कोलिजन के एग्जांपल बच गए थे हमारे पास, तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो एग्जांपल नंबर 6.12 की बात करें, अगर हम लोग कोलिजन की कंडीशन लगानी पड़ेगी तो आप लोगों को पता ही है। इसमें क्या बोला गया है कि दैट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड टिपिकली 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आपके पास दे रखी है, मस्ट बी स्लो डाउन to 10⁻3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with the isotope of uranium-92 ठीक है, and causing it to fission, so that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium or carbon which has a mass of only a few times the neutron mass। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है कि कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एक न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, जो ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं हम लोग, ड्यूटेरियम में ट्रांसफर हो जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर टोटल काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी हमारे पास, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाएगी उसमें। तो उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसके साथ जब कोलिजन होगा तो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है। कोलिजन हम लोगों ने मान करके चलना है कौन सा, इलास्टिक कोलिजन, दैट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम लोगों ने मान करके चलना है। ठीक है, तो अब क्योंकि ड्यूटेरियम जो है वो इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। तो मान लो हमारे पास क्या है, जो मास है किसका, मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज m1, इसका मास ऑफ ड्यूटेरियम दैट इज m2 ड्यूटेरियम। ठीक है, इसका मास हम लोगों ने कितना मान लिया, दैट इज m2 हम लोगों ने मान लिया। जस्ट वन ड्यूटेरियम m, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोगों ने मान ली u1, और ड्यूटेरियम इज इनिशियली एट रेस्ट, therefore u2 that is equal to 0। कंडीशन ये है हमारे पास, ये न्यूट्रॉन है, इसका मास m1, ये ड्यूटेरियम है, इसका मास m2, ये u1 के साथ और u2 ये 0। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या कर गए, ये मूव कर गए। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकाल करके चलूं किसकी, न्यूट्रॉन की, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बाय k1 मैंने मान लिया इसको, k1 दैट इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर नंबर 1। अब जैसे कोलाइड किए तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी मैं लेकर के चलूंगा। मान लो इसकी जो वेलोसिटी है आपके पास वो आ गई आपके पास कितने, v1 मान ली मैंने,
ये V1 के साथ मूव करेगा, इसको छोड़ देते हैं, किसके साथ मूव करेगा मुझे नहीं कुछ भी लेना देना, मैंने तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करनी। सो आफ्टर कोलिजन the velocity of neutron as the collision is perfectly elastic, हम लोग कोलिजन मान चलते हैं, कंडीशन दे रखी है दैट द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि ये हमारे पास क्या है एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच का जो कोलिजन है वो कौन सा कोलिजन आता है आपके पास है, इलास्टिक कोलिजन आता है। सो कोलिजन इज इलास्टिक, हमने बात की थी कि दैट व्हेन द टारगेट इज इनिशियली एट रेस्ट u2 इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली थी दैट v1 इज इक्वल टू किसके बराबर, m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास। सो देयरफॉर द फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। सो दैट इज K2 is equal to half m1 v1 square, that is half m1 v1 की बात करें तो ये आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और ये u1 का स्क्वायर, that will be 2. So fractional energy retained, फ्रैक्शनल एनर्जी रिटेन्ड इन द न्यूट्रॉन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सो फ्रैक्शनल एनर्जी, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है हम लोगों ने, एनर्जी रिटेन्ड इन न्यूट्रॉन, कितनी बच गई इसमें भाई फ्रैक्शनल, तो दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन, दैट इज हाफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर से हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो हमारे पास ये बच गया क्या, दैट इज K2 ओवर K1 इज इक्वल टू किसके बराबर, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ये है फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, दैट इज, मैं इसको नाम दे देता हूं F से, F1। अब क्योंकि हमारे पास जो मास है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम m2 दैट इज इक्वल टू डबल द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम का मास इसका डबल आता है हमारे पास, ठीक है। सो दिस F1 इज इक्वल टू किसके बराबर, m1 माइनस 2 m1 अपॉन m1 प्लस 2 m1 का होल स्क्वायर। सो F1 इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन 3 m1 का होल स्क्वायर। सो m1 से m1 कैंसिल आउट, सो F1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। दिस इज द फाइनल फ्रैक्शनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज रिटेन्ड इन द ड्यूटेरियम। हमने निकालना है दैट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द ड्यूटेरियम। तो एनर्जी गेन्ड बाय द ड्यूटेरियम दैट इज द एनर्जी लॉस बाय द न्यूट्रॉन। सो फ्रैक्शनल एनर्जी गेन बाय ड्यूटेरियम that is equal to fractional kinetic energy lost by neutron। ये जितनी फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग। सो दिस इज एनर्जी गेन्ड
कितनी की इसने, लॉस कितनी करेगा ये तो इसके पास रही, तो लॉस की इसने कितनी, 1 माइनस 1/9, दैट इज 8/9. सो परसेंटेज एनर्जी, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ड्यूटेरियम, that is 8/9 into 100. So approximate this comes out to be 90%. It means जो न्यूट्रॉन है इसने 90% ऑफ एनर्जी जो है वो कोलिजन में यहाँ पर लॉस कर दी. सो मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन. कितनी एनर्जी लॉस कर दी इसने, ऑलमोस्ट 90%. क्योंकि इसकी 90% गेन हो गई, तो कहाँ से गेन हुई, जो कि कहाँ से आ गई, न्यूट्रॉन से आई आपके पास. ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन ने मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से आपके पास लॉस्ट कर दी, इन द इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, मतलब ट्रांसफर कर दी इसने. हम लोग लॉस नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर कर दी. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन इसने ये ट्रांसफर कर दी. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दैट इज 6.13. डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं इसको. कौन सा क्वेश्चन, दैट इज 6.13. रिजल्ट ध्यान में होने चाहिए आप लोगों को. अब ऐसा नहीं है कि भाई फिर से वही रिजल्ट लग पड़े आप लोग देखने, डिराइव लग पड़े करने उनको. इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को कि जो रिजल्ट है बेटा आप लोगों को वो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, दैट इज एग्जांपल नंबर 6.13 की. इसमें बोला गया कि दैट कंसीडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन डायग्राम दिस वन टू बी बिटवीन द टू बिलियर्ड बॉल्स विद इक्वल मासेस m1 is equal to m2. 6.13 m1 is equal to m2. Masses are equal. The first ball is called the cue while the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target ball in the corner pocket, which is at an angle of θ2 is equal to 37 degree. Find the value of θ1. Collision is perfectly elastic. ऐसे ये है कंडीशन. ये हमारे पास पहले ऐसे ही है, इससे हिट करना है हम लोगों ने. ये एंगल हम लोगों ने निकालना है θ1 और इसको डालना है इस कॉर्नर में, यहाँ पर, इस बॉल को यहाँ पर डालना है. और ये एंगल है 37, मतलब θ2 है. तो हमने बात की है दैट θ1 प्लस θ2 कितना है, 90 डिग्री आपके पास. फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होना, क्योंकि जब मासेस क्या हैं, बराबर हैं. सो फॉर परफेक्टली, देखो डायरेक्ट हमारे पास लग रहा है, कोलिजन को पहचानना है. आज ही कंडीशन की ये इलास्टिक कोलिजन θ1 प्लस θ2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमारे पास ये इस तरीके से, कहाँ पर नहीं, ये कंडीशंस नहीं थी. कंडीशन ये थी ऐसे, ये बॉल ऐसे, ये वाला यहाँ से हिट किया, ये वाला ये रखा है. दिस वन इज θ. ये इसको ऐसे हिट करना, ये θ2, ये हमारे पास इस तरीके से यही है हमारे पास 6.10. हाँ, यही है कंडीशन. दिस वन इज θ1 इज, दिस इज θ1. ये निकालना है θ2 दैट इज गिवन 37 डिग्री. ये कंडीशन है हमारे पास. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है बेटा हमारे पास. सो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन θ1 प्लस θ2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये दोनों आपके पास कितने आते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन दिस विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो θ1 कितना है आपके पास, निकालना है. θ2 है 37 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो θ1 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री.
सो दिस θ1 दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। अब बात करते हैं कुछ हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस की जो हमारे पास बच गए थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। रीजनिंग की बात करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.6। समझ के साथ करना है हम लोगों ने। अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव एक्सरसाइज है अब आपके पास 6.6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इस चैप्टर की ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। ए आपके पास पूछा गया है यहां पर दैट व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन अनअल्टर्ड। पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव वर्क करती है, देखो भाई मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। वैसे इससे नहीं आएगा आपके पास, जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे उस दौरान हम लोगों को पता चलेगा। ये हमारे पास कोई बॉडी जो है वो किसी हाइट से नीचे गिर रही है, ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज पॉजिटिव। हाइट डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर देखें तो आपके पास आती है mgh। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज पॉजिटिव, हाइट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी दैट आल्सो डिक्रीजिंग। सो इट मींस व्हेन द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। सो व्हेन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट डिक्रीजेस। क्या है आपके पास, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। सेकंड, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करता है मतलब इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो क्या आएगा आपके पास, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, लॉस of its kinetic energy। ये हमारे पास सी पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम of many particles of system is proportional to external force or sum of the internal forces of the system। इंटरनल फोर्सेस से टोटल लीनियर मोमेंटम के ऊपर कोई फोर्स फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा टोटल लीनियर मोमेंटम के ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स का पड़ेगा। तो किसके ऊपर पड़ेगा, दैट इज अ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। डी पावर लास्ट, in an inelastic collision of two bodies the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, total linear momentum, total energy of the system of the two bodies। तो क्या आपके पास जो है वो चेंज नहीं होता है, एक तो टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कौन कौन सी चेंज नहीं होती है, एक तो टोटल लीनियर मोमेंटम and total energy of the system, ये चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास था 6.6। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.7 के। ठीक है, 6.7 को देखते हैं हम लोग। So let us start with the question number 6.7।
State each of the following statement is true or false. Give reason of your answer. A. In an elastic collision of two bodies, the momentum and energy of each body is conserved. False. Momentum and energy of the system is conserved. हर बॉडी की कंजर्व नहीं होगी आपके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ कंजर्व। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ कंजर्व। रीजन ये आ गया। बी पार्ट हमारे पास देखें, रीजन आप लोगों ने लिख लेना है बेटा, जो मैं बता रहा हूं वैसे। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर विद what internal and external forces on the body are present. ये भी false है। Total energy of the system is only conserved when no external force on the system act. कोई भी external force जब जो है वो सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, no matter what the internal and external forces on the body are present. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सी पार्ट, work done in the motion of a body over a closed loop is zero for every force in nature. नहीं, ये भी false हो गया, क्योंकि आपके पास work done in a closed loop is only zero when the forces involved are conservative. For non-conservative forces the work done that is not a zero. वो zero नहीं होता है आपके पास। D part, in an inelastic collision the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system. This is true because some of the kinetic energy that is lost or it is converted in another form of the energies. तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।